तो चाइनीज और रशियन स्टेक तो देख लिए थे, इसमें क्या है। और अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो चाइनीज और रशिया के बारे में तो देख लिए, तो टर्की को देखते हैं। देखिए, टर्की के साथ मैं अब ये है क्या, टर्की को आप जब देखोगे तो टर्की में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के टाइम में आता, तुर्क के टाइम में जो रेवोल्यूशन आया था, और वो अपने आप को एक तरीके से पूरे वेस्टर्नाइज कर लिया था। तो वो चीज़ जब आप अब देखोगे, जो अर्दगान के टाइम जो आया है, वो चीज़, उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहता है। जो टर्की है वो अपने आप को वेस्टर्न मॉडल के ऊपर पूरी तरीके से अपनी सोसाइटी को, अपने इकोनॉमी को पूरी तरीके से वेस्ट मॉडल पे ले जा रहा था अतातुर्क के टाइम के बाद। आप देख लोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने टेक ओवर किया था पूरी तरीके से वो। लेकिन जब ये अर्दगान का टाइम, अभी आप देखोगे 90s के बाद ये अर्दगान आया है, 2000 के बाद से अर्दगान का टाइम आया, तो अर्दगान वो अपने कंट्री को, टर्की को, एज ए रिलीजियस एंड एज ए मतलब ऑटोमन एम्पायर, अपने आप को ऑटोमन एम्पायर का एक मतलब दिखाना चाहता है, जो अभी भी ऑटोमन एम्पायर है, और अभी भी मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक होना चाहिए कंट्रोल, वो टर्की के हाथ में। तो उस चीज़ को, वो उस लेगेसी को पुनः उस चीज़ को जगाने और उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसको जो वेस्ट मॉडल था टर्की के अंदर, उसको बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश है, तो वो चेंज कर रहा है इंटरनली, और पूरी तरीके से अरब वर्ल्ड में वो अपना डोमिनेंस चाहता है। और वो चाहता है कि जब आई एम द लीडर ऑफ द अरब वर्ल्ड, तो उसके लिए जैसे कि उसको पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, तो पाकिस्तान के साथ उसका एक्सेस बढ़िया बना हुआ है, और वो इधर चाहता है। तो टर्की भी नहीं चाहेगा कि तेहरान के पास में न्यूक्लियर हो, वो भी नहीं चाहेगा, समझ गए। दूसरा चीज़ ये है कि टर्की का ये भी एक ये वाला जो रीजन है, जिसमें कि पूरा टर्क वो है, कुर्द है, और इधर भी कुर्द है, तो इस मुद्दे पे दोनों एक साथ हो जाते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि टर्की नेटो का मेंबर है, तो उसे वेस्ट के साथ भी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि टर्की एक ऐसे जंक्शन पे है ना, जहाँ से पूरे वेस्ट के, पूरे यूरोपियन की तरफ इधर से एंट्री किया जाता है, समझ गए। और रशिया के लिए भी टर्की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लैक सी हो गया, और रशिया की जो भी वार्म वाटर पोर्ट है एक यहीं पे है, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंस है टर्की। तो इसके लिए भी और यूरोप में नेटो का मेंबर है, तो उसके लिए भी है। तो टर्की का इजराइल के साथ भी ठीक ठाक रिलेशंस है, लेकिन अब धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड में जैसे कि अभी तेहरान पे हो रहा है, तेहरान में जिस तरह से डैमेज हो रहा है, तो वो फिर एक कह सकते हैं ना, इस्लामिक सेंटिमेंट, एक रिलीजन के नाम पे सब एक हो जाएंगे, तो फिर टर्की भी वो चीज़ को करेगा। और टर्की भी कंडेम कर रहा है इसराइल को इस तरह से, और हिटलर से भी उसको मतलब कंपेयर कर रहा है, तुम तो हिटलर से भी बड़े गुंडा निकले। ये चीज़ कह रहा है, टर्की का उतना बड़ा कुछ है नहीं। अब हम जो रियल इशू है उस पे आप देखते हैं, जो किस तरह से ये ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो हम डिस्कस किए हैं पिछले वाले में। और इसमें देखिए 7 अक्टूबर, ये अक्टूबर में क्या होता है कि हमास, हमास क्या है, हमास के जो फिलिस्तीन, ये देखो कि वेस्ट बैंक है, ये वाला ये रीजन, ये तो यहाँ पे फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट है, ठीक, लेजिटमेट। लेकिन ये हमास, ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये गाजा स्ट्रिप है उसको कंट्रोल कर रखा है, ठीक। ये है हमास। हमास ने क्या किया था अक्टूबर में, इसराइल के अंदर अटैक किया था। इसराइल में जो भी लोग थे, मतलब नागरिक थे, उस पर अटैक किया, और 1200-1300 लोगों को मार दिया, समझ गए। 1200-1300 लोगों को मारा। ये जो हमास है, दूसरा अब लेबनान, ये हो गया लेबनान। लेबनान में एक और गुट है जिसका नाम है कि हिजबुल्लाह, ठीक। अब वो हिजबुल्लाह जो गुट है, और ये इधर हो गया हमास, और इधर यहाँ पे एक है हुती। ये तीनों है, ये तीनों प्रॉक्सी है, किसका, ईरान का प्रॉक्सी है। ये तीनों को जो रसद चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो आर्म्स चाहिए, जो एमिनेशन चाहिए, सब कुछ कौन देता है, ईरान देता है। क्योंकि ईरान का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको ख़त्म करेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी मतलब एक धाक बनेगा, और सारे हमारे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जी उससे हेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी सऊदी वूदी है, वो यूएस का एलाय है, तो उसका उतना कोई है नहीं। इवन आप देखोगे तो ट्रम्प 1.0 में एक अब्राहम एकॉर्ड आया था। अब्राहम एकॉर्ड लाने के पीछे का ट्रम्प का ये था कि जो भाई, ये जो इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इधर पूरे अरब वर्ल्ड के साथ जो भी है, उसको ख़त्म करे, और जितने भी कंट्री है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया जाए इसराइल का। तो इसलिए अब्राहम एकॉर्ड लेके आया था वो ट्रम्प 1.0 में, ठीक। इसमें एक दो कंट्री भी साइन भी किया था, इवन द सऊदी भी साइन
करने वाला था या किया। इजिप्ट इजिप्ट से भी अच्छा रिलेशन बन गया था, समझ गए। इधर भी यूएई, इधर यूएई सबसे भी अच्छा रिलेशन बन गया था और इसराइल की लेजिटिमेसी बढ़ रही थी। तेहरान को ये बात पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि तेहरान में क्या है, एक रिलीजियस गवर्नमेंट है, तो वो चाहता है जो भाई ये रिलीजियस वाले मुद्दे खत्म ना हो। रिलीजियस वाले मुद्दे खत्म होगा तो फिर क्या रहेगा, ये मुस्लिम वर्ल्ड का हेड कैसे रहेगा फिर। ये चीज़ है। तो 7 अक्टूबर को इस हमास ने इस पे अटैक किया और बहुत सारे निर्दोष नागरिक को हत्या की। इसके जो रिएक्शन रिटेलिएशन हुआ वो इसराइल ने मैसिव रिटेलिएशन किया। रिटेलिएशन अभी भी कर रहा है, गाजा को पूरी तरीके से अपने अंदर में लगभग बहुत सारे पार्ट को कंट्रोल कर लिया। गाजा में बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। ठीक, इस बीच क्या हुआ था, जब इसराइल ये कर रहा था तो यहाँ पे हम आपको अक्टूबर के बाद अभी जो 1 डेढ़ साल के अंदर 1 डेढ़ साल के अंदर जो भी घटना है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे जो है लेबनान है, यहाँ पे हिजबुल्ला था, तो हिजबुल्ला ने फिर हमास को सपोर्ट कर रहा था और इसराइल के अगेंस्ट जा रहा था। तो हिजबुल्ला पे भी इसराइल ने अटैक किया। तो हिजबुल्ला के जो टॉप लीडर्स थे, जैसे नसरल्ला, हसन नसरल्ला था, जो भी था, सबको खत्म कर दिया इसराइल ने अटैक किया, समझ गए। इधर हूती है, हूती भी यहाँ से मिसाइल अटैक इसके ऊपर करता था इसराइल के ऊपर, क्योंकि इसराइल ने जो हमास जो एक्ट किया था, जो यहाँ पे निर्दोष 1200-1300 लोगों को मारा था, उसके रिटेलिएशन इसराइल ने बहुत प्रोपोर्शनली बहुत ज़्यादा था वो कर रहा था। तो इसलिए हूती यहाँ पे कर रहा था, समझ गए। इवन इसी टाइम में क्या किया था, जो ईरान के अंदर ये ईरान का आप सुने होंगे, ईरान का एक प्रेसिडेंट था पिछले, जो कि यहाँ पे इस रीजन में मारा गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उस टाइम ईरान में एक कंडोलेंस के लिए फिर जो भी हमास का लीडर था, टॉप कमांडर था, वो यहाँ पे आया था। इस्माइल हानिया आई थिंक जो नाम था, वो आया हुआ था। तो इसराइल ने क्या किया था, इस तेहरान के अंदर घुस के मार दिया उसको। ठीक, उसके बाद देखोगे कि हिजबुल्लाह के अंदर जो एक पेजर अटैक हुआ था, इसराइल इतनी, आप देख सकते हो इसराइल के टेक्नोलॉजी, इसराइल की इंटेलिजेंस को आप देख सकते हैं, जो पेजर अटैक किस तरह से किया था। पेजर अटैक की एक असली कहानी है। पेजर कहाँ से आया, उसमें जाके उसने एक्सप्लोसिव उसमें इनबिल्ट किया है, और उसके बाद पूरे जब यूज़ कर रहा था, जब टाइम आया तो पेजर अटैक किया, पूरा ब्लास्ट किया और बहुत सारे उसके लोग मारे गए, घायल हुए। ये किया था इसराइल। तो हाँ, इसको मार दिया था। तो यहाँ पे ये हुती सब अटैक कर रहे थे, समझ गए। इधर मेन क्या है कि तेहरान का ये कहना है कि जो भाई, तेहरान का ये मानना है, यदि हम न्यूक्लियर पावर बन गए, तो फिर एक तो हम अरब वर्ल्ड में लीडर बन जाएंगे, पाकिस्तान को अरब वर्ल्ड से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, अरब वर्ल्ड का हम लीडर बन जाएगा। दूसरा, उसके बाद जो हमारे ऊपर जिस तरह से वेस्ट का, जब से ये इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ और जिस तरह से आयतुल्लाह खamenei का कंट्रोल टेक ओवर किया इस पूरे रीजन गवर्नमेंट को, तो जो वेस्ट का हमेशा इस तरह से वो क्या कह सकते हैं, जो मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है, कर रहा है, वो हमें नहीं कर पाएगा। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी वेस्ट हैं, जितने भी नेटो है, इस सब को हम भगा देंगे, बाहर कर देंगे, इसराइल को अकेला छोड़ देंगे, छोड़ दिया जाएगा, फिर इसराइल को हम निपटा देंगे। वो चीज़ तेहरान का मानना है। और बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। जो अभी न्यूक्लियर नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई सैंक्शन लगता है या हम कुछ करते हैं, जैसे कि मान लो कि ये सुलेमानी था, इसका आईआरजीसी का कमांडर था सुलेमानी, जिसको इसने अमेरिकन ने इधर इराक के अंदर ठोक दिया था, समझ गए। जैसे कि देखोगे कि तेहरान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, उसको इजराइल क्या करता है, उसके कंट्री के अंदर घुस के वो ठोक देता है। ठीक, इजराइल जब चाहता है, जिसको चाहता है वो ठोक देता है। तो ये देखता है कि जो भाई, यदि हमारे पास न्यूक्लियर होगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे पूरे रीजन को, और हम अमेरिकन को यहाँ से भी बाहर कर देंगे, सऊदी को भी कंट्रोल कर लेंगे, सऊदी को भी हम जो चाहेंगे करवा देंगे। और जो हमारा प्रॉक्सी है, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो और हूती हो, सबको हम एक प्रोटेक्शन देंगे, उसको रखेंगे। तो ये चीज़ तेहरान का मानना है, जो हमारे पास न्यूक्लियर हो जाएगा तो हम इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, फिर आई एम द लीडर ऑफ दिस रीजन, वो ये हो जाएगा, ये मानना है। तो इसराइल और वेस्ट देख रहा है कि भाई, यदि इसके पास न्यूक्लियर हो जाएगा तो ये फिर पूरे इस मिडिल ईस्ट को, पूरे जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको चेंज कर देगा। तो इसराइल नहीं चाहता जो भाई इसके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो इसके लिए आप देखोगे तो एक जेकोपा आया था ओबामा के टाइम में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आया था, जेकोपा। जेकोपा में ये आया था कि जो भाई तुम यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है, जो आपका यूरेनियम 238 है, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं होता है, उसको इनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। यदि उसमें वेपन ग्रेड यूरेनियम देखोगे 3% होता है, मतलब वेपन के लिए जो यूरेनियम चाहिए, वो नेचुरल यूरेनियम में कितना होता है,
3% होता है, यूरेनियम 235 3% होता है। उसको वेपन ग्रेड बनाने के लिए, जो वेपन बनाने के लिए, जो मतलब बॉम्ब बनाने के लिए आपको जो यूरेनियम चाहिए, उसमें 235 का जो परसेंटेज होना चाहिए, यूरेनियम 235 का जो परसेंटेज होना चाहिए, लगभग 90% प्लस होना चाहिए, 93-95% जब आपके पास यूरेनियम 235 वाला होगा, मटेरियल एलिमेंट होगा, तब जाके आप वेपन बना सकते हैं। ठीक, एनर्जी के लिए यूरेनियम 200, एनर्जी के लिए 3% पर भी आप एनर्जी बना सकते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी आप बना सकते हैं और अपना मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो जैकोपा आया था, जैकोपा में ये कंडीशन लगाया गया था कि भाई तुम इनरीच जो यूरेनियम करोगे वो एक लिमिटेशन के अंदर करोगे। तुम लिमिटेशन मतलब क्या, 5% 10% ऐसे करके लगाया गया था, इतना तक वो इनरीच करोगे। तुम अपने वेपन ग्रेड इनरिचमेंट तक नहीं ले जाओगे, 93% तक तुम इनरीच करके नहीं ले जाओगे, समझ गए। तीसरा चीज सेंट्रीफ्यूग के लिए भी आया था जैकोबा में, जो सेंट्रीफ्यूग कितना, क्योंकि आर्म्स बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूग की जरूरत होती है, बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूग की जरूरत होती है, तो जैकोबा में ये दोनों रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो चलो फिर ठीक है, जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने बोला कि नहीं चलो भाई, ये जैकोबा को ये मान नहीं रहा है ईरान, तो चलो ये सब जैकोबा को खत्म करेंगे। ट्रंप ने उस चीज को खत्म कर दिया, समझ गए। ईरान को देखोगे तो ईरान अपना जो कहा जाता है कि जैसे कि आईएईए है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए है, ये एक इंस्पेक्टर की तरह काम करता है। ये वर्ल्ड में सारे कंट्री जो जो जिसके पास न्यूक्लियर है उस सबको इंस्पेक्ट करता है, जो देखता है जो भाई तुम्हारे पास जो प्लांट है, तुम जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हो वो तुम पीसफुल यूज के लिए, मतलब एनर्जी ही बना रहे हो या तुम वेपन ग्रेड बना रहे हो, क्या तुम न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में, डायरेक्शन में तुम जा रहे हो। ये आईईए देखता है और इस चीज को वो मतलब सर्टिफाई करता है। तो जब आईईए का जब अभी चल रहा था, मतलब जब इंस्पेक्ट किया तेहरान के अंदर, तो उसने बोला नहीं नहीं भाई, जो ये ईरान है वो वेपन ग्रेड में जा रहा है, वेपन बना रहा है, ये इसका पीसफुल एनर्जी के लिए नहीं है। आईईए ने इंस्पेक्ट करके बता दिया। अब इस बात की अलग चीज़ है, जो भाई आईईए ने जो बताया सही बताया, गलत बताया क्या है वो अलग बात है। जैसे ही बताया तो फिर इजराइल और फिर अमेरिका ने बोला भाई ये वेपन बना लेगा तो इसको तो फिर इजराइल के लिए खतरा होगा। तो फिर अमेरिका इजराइल ने क्या किया, अटैक किया, यहाँ पे आके ईरान पे अटैक किया। उसके बाद से आप देखोगे तो अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक दोनों की तरफ से चल रहा है। अब देखिए जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखोगे तो अब हम दोनों कंट्री का कुछ देखते हैं, कुछ मतलब क्या पावर देखते हैं, किसका कितना पावर है। देखोगे इजराइल के पास, ये ईरान के पास में एक एडवांटेज ये है कि ईरान जो है वो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जो एक फोर्ट है, एक किला बना हुआ है। ये चीज़ देख रहे हैं इजराइल का, ये हो गया एरब्रुज माउंटेन और ये हो गया जाग्रोस माउंटेन। जो ईरान इराक का वॉर हुआ था 8 साल तक, इराक के पास में इतनी पावर नहीं थी जो इसको क्रॉस करके और पूरे ये ईरान को, तेहरान को कंट्रोल कर ले, समझ गए, अंदर जाके। तो ये जो है ना ईरान के पास में ये जोग्राफिकल एडवांटेज है, जो इसको क्रॉस करके ये पूरी तरीके से देख रहे हो, इधर से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके इधर पूरा घेर रखा है ईरान को ये माउंटेन। तो ईरान में मतलब मिलिट्री को ले जाना बहुत इजी चीज़ नहीं है, वो एक तरीके से किला बना हुआ है, समझ गए। दूसरा चीज़ देखिए, यदि आप ईरान की इकोनॉमी देखोगे तो ईरान की इकोनॉमी जीडीपी कितना है, आई थिंक $450 बिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है। यदि उसमें देखोगे तो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो 12 से 15% है, एम्प्लॉयमेंट में वही 13-14% एम्प्लॉयमेंट में है। जो ईरान की जो मेन रेवेन्यू है वो जो आता है वो ऑयल एक्सपोर्ट से आता है। लगभग मेन रेवेन्यू मतलब 60-70% जो उसका रेवेन्यू है ऑयल एक्सपोर्ट से आता है, समझ गए। सैंक्शन देखो, जो अमेरिकन सैंक्शन लगा है, उस सैंक्शन के बाद वो रेवेन्यू नीचे चला गया, क्योंकि सैंक्शन में क्या होता है, अमेरिकन बोलता है किसी भी कंट्री को, यदि तुम ईरान से लोगे तेल खरीदोगे तो हम तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तुमसे हम ट्रेड नहीं करेंगे, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तुमको इंसेंटिव नहीं देंगे, तुमको तुम्हारे ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देंगे। तो यही होता है सैंक्शन। तो ईरान का जो ऑयल से रेवेन्यू था वो थोड़ा कम हुआ। तो इकोनॉमिक देखोगे तो $450 बिलियन की इकोनॉमी है, समझ गए, 450-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ईरान के। ज्योग्राफी देखोगे तो एक तरीके से पूरी तरीके से फोर्ट बना हुआ ज्योग्राफी। मिलिट्री पावर देखोगे तो ईरान की जो मिलिट्री पावर अभी जो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, उसमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जो ईरान ने जो फोकस किया था। देखो जब कोई भी कंट्री अपने मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करता है, मिलिट्री बनाता है, वो अपने दुश्मन के हिसाब से बनाता है। तो ईरान ने देखा जो भाई हमारे दुश्मन तो इजराइल है, वो तो दूर है, तो ईरान ने फोकस किया किस चीज़ पे, मिसाइल्स पे, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। और उसके पास अलग अलग टाइप्स के मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, और ड्रोन पे, अनमैन एयर व्हीकल, मतलब ड्रोन पे और मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर उसने किया। और बहुत सारा उसने मिसाइल और
ये ड्रोन बना रखा है। इवन आप देखोगे तो ईरान ने ये आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो चला था, अजरबैजान को बहुत सारा ड्रोन दिया था, जिसमें कि उसने ईरान ने दिया था, टर्की ने भी दिया था, ये दोनों आर्मेनिया को हरा दिया था। ठीक है, ये चीज़ है ईरान का। तो ईरान की जो इकोनॉमिक है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑयल पे, ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक, और बहुत कुछ है उसके अंदर, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग होता है, बहुत ज़्यादा माइनिंग होता है, फिर जिसमें जो मिनरल्स है उसको भी बेचता है। तो इसका इकोनॉमी इस तरह से चल रहा है, समझ गए। इजराइल का यदि देखोगे तो इजराइल की इकोनॉमी है लगभग $500 बिलियन की, वही है, 500 साढ़े $500 बिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन इजराइल का जो इकोनॉमी देखोगे तो वो इनोवेशन लेड इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमी है। और टूरिज्म देखोगे तो लगभग 5-6-7% इजराइल की इकोनॉमी में टूरिज्म का रोल है। रेमिटेंस भी बहुत रोल है, क्योंकि ज्यूज कम्युनिटी देखोगे तो वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ठीक है, तो वो रेमिटेंस भी आता है इसराइल के। इसराइल हाई टेक्नोलॉजी में है, बहुत आगे है, तो वो टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी कंपनी को टेक्नोलॉजी सब देता है, चिप बनाता है, ये सब काम करता है इसराइल। तो इसराइल की ये आप देखोगे तो इसराइल को कौन सपोर्ट करता है? इसराइल यदि इकोनॉमिक फ्रंट पे यदि कमज़ोर पड़ता है तो उसे, अमेरिकन तो है ही, क्योंकि अमेरिकन का क्या है कि अमेरिकन के अंदर ये देखोगे तो अमेरिकन में ज्यूस पॉपुलेशन लगभग 2% है अमेरिकन पॉपुलेशन के, और ज्यूस की इकोनॉमिक रोल देखोगे लगभग 20% के लगभग। जेपी मॉर्गन ये सब कौन है? ज्यूस ही है। मार्क जुकरबर्ग कौन है? ज्यूस है। जो फेसबुक का फाउंडर है कौन है? ज्यूस है। ब्लूमबर्ग है कौन है? ज्यूस है, सारे ज्यूस है। तो अमेरिकन के इकोनॉमी, अमेरिकन के पॉलिसी मेकिंग, अमेरिकन का इनोवेशंस, इस पे देखोगे तो ज्यूस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। यदि देखोगे कि लगभग वर्ल्ड में नोबेल प्राइज अलग अलग सेक्टर में कौन पाया है, तो लगभग 37% करीब ज्यूस पाया है। ठीक, तो ज्यूस का ये स्टिक है अमेरिकन के अंदर। ज्यूस, और जो जो ज्यूस लॉबी होता है वो अमेरिकन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वो कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझ गए। ये चीज़ है। यदि इसराइल की इकोनॉमी नीचे जाता है या इसराइल कमज़ोर पड़ता है तो उसको ज्यूस का पूरा सपोर्ट मिलेगा, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ फैले हुए हैं पूरे ज्यूस का सपोर्ट मिलेगा। इधर आइए, ईरान को किसके सपोर्ट मिल सकता है? ईरान को सपोर्ट रशिया देगा। रशिया अभी खुद वॉर में है, कौन देगा दूसरा? तो चाइनीज़ देगा, चाइनीज़ सपोर्ट करेगा, समझ गए। ये चीज़ है। अब देखो, अब क्या होता है यदि ट्रंप, अब ट्रंप के बारे में देखते हैं। ट्रंप जो आया है वो दुनिया में क्या 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 आया है, अपने कंट्री के अंदर क्या 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 आया है। जब भाई अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिकन पर मागा करके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही है। तो जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है वो भाई इस पे वोट दिया था। और ट्रंप को किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ट्रंप अपने आप को किस चीज़ को दिखाता है दुनिया में? जो भाई मैं एक पीस मेकर हूँ, मैं एक डील मेकर हूँ, मैं वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी इशू है हम ख़त्म कर देंगे, हमें लाओ बीच में, हम ख़त्म कर देंगे। वही जैसे रशिया यूक्रेन है, वो बोला कि हम उसको ख़त्म कर दिए। ट्रंप ये भी कह रहा है जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर है उस इशू को मैंने ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ ट्रंप दिखा रहा है। वो कह रहा है कि जो भाई हम इसराइल और तेहरान के बीच में भी जो भी इशू है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ट्रंप अपने आप को इस तरह से दिखा दे रहा है। और ट्रंप का एक इच्छा है कि जो भाई मैं दुनिया, मेरा जो एक, अब जो 4 साल के बाद तो ख़त्म हो जाएगा इसका टर्म्स, तो मेरा जो एक लेगेसी या जो मेरी जो हिस्ट्री में दिखा जाए तो एक पीस मेकर, एक नोबेल प्राइज़ विनर, इसके तरह जैसे ओबामा को मिला था, इस तरह से हमको देखा जाए। तो ट्रंप की एक अपनी है, लेकिन वर्ल्ड जो पॉलिसी होता है ना वो किसी की पर्सनल, यदि इंडिया के बारे में छोड़ दो, इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसमें पर्सनल आइडियोलॉजी या पर्सनल आदर्शवाद ही इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे छाया हुआ था। अब आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए। लेकिन अब डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पे आपकी पर्सनल इंटरेस्ट, हम बहुत ज़्यादा आदर्शवाद हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा ईमानदार है, इसलिए हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो और देश का राष्ट्रपति बना दो, ये ऐसा नहीं होता है। कंट्री का इंटरेस्ट देखा जाता है। तो ट्रंप का ये जो आइडियलिज्म है ना वो बहुत देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि जो पॉलिसी मेकिंग होता है ना वो पेंटागन तैयार करता है, और जो पेंटागन बनाता है, जो सीआईए है उसकी इनपुट पे पॉलिसी बनती है, समझ के। जो अमेरिकन का जो बिजनेस लॉबी है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनता है। तो देखेगा 2 4 5 10 दिन देखेगा, फिर ट्रंप को रेल दिया जाएगा, मतलब इंटरनली। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो ट्रंप का रिपब्लिकन भी है वो भी चाहता है कि जो भाई जो वर्ल्ड के अंदर जिस तरह से अफगानिस्तान में ट्रंप, मतलब अमेरिकन का, मतलब जिस तरह से इन्वॉल्व हुआ, मतलब $1 बिलियन, $20 बिलियन उसका ख़त्म हुआ, इराक के अंदर हुआ गया, उसमें ख़त्म हुआ। तो नहीं चाहते कि जो भाई अमेरिकन यहाँ पे जाए किसी दूसरे के लिए, और अमेरिकन जो लोग हैं, जो अमेरिकन सिटीजन है, उसकी हत्या हो, वो मारे जाए, अमेरिकन बॉडी बैग अमेरिका के अंदर आए। तो रिपब्लिकन भी इस पॉइंट पे नहीं चाहते। लेकिन जब यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट भी है, जब ये देखेगा जो भाई अमेरिकन सुपरमेसी और अमेरिकन जो हेजेमनी है उसको एक पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, तब तो उसको आना पड़ेगा। देखेगा जो भाई पूरी तरीके से इजराइल यदि डिफीट हो रहा है
तब तो उसको आना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ना, तो वर्ल्ड आने वाले फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिकन का थोड़ा सा इधर चाइनीज वाले ब्लॉक का बढ़ जाएगा, तो तब तो आना पड़ेगा। लेकिन अभी वेट एंड वॉच में है। आप देखोगे ट्रंप इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है, ये दे रहा है, इसका इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो भी होता है पॉलिसी नीचे तैयार किया जाता है। सीआईए का इनपुट आएगा, मिलिट्री इनपुट आएगा, पूरा इंटेलिजेंस इनपुट आएगा, पूरा सेटेलाइट डेटा आएगा, वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है, किसका क्या स्टिक है। फिर जो वहाँ के इकोनॉमिक लॉबी है, जो बिजनेस लॉबी है, वो अपना बताएंगे जब मेरा स्टिक कितना है, मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा ये कहना है, मेरा ये तुम ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। अब जैसे देखो कि छोटी सी बात बता रहे हैं, इलन मस्क के साथ अभी चल रहा है। अब इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है, वो जो चाहेगा बहुत सारा चेंज कर देगा अमेरिकन के अंदर, डैमेज उसका भी होगा। लेकिन बिजनेस या कॉर्पोरेट के साथ गवर्नमेंट डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता है, कॉर्पोरेट भी नहीं करता, क्योंकि कॉर्पोरेट भी डैमेज होता है और स्टेट का जो है मतलब है वो तो डैमेज होता ही होता है। अब यदि इलन चाहेगा तो वो कोई पार्टी खड़ा कर देगा, पार्टी खड़ा कर देगा। समझ गए भाई, वर्ल्ड को रूल किया जाता है टॉप के 1% के थ्रू। तो, तो उस बिजनेस लॉबी या जिस लॉबी का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो डायरेक्ट अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि जो उसका फोर्थ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ट्रम्प इधर ईरान का, उसमें बोल रहा है कि जो भाई इसमें यदि अटैक करेंगे तो वो, क्योंकि ये जो है बहुत 800 मीटर अंदर है, तो इसमें अटैक करेंगे तो ये न्यूक्लियर खत्म बर्बाद हो जाएगा। तो फिर लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल बॉम्ब चाहिए जो अमेरिकन के पास में है, जीबीयू बम, बंकर बस्टर जिसको बोलते हैं। ये ऊपर से गिरेगा, 800 फीट तक नीचे जाएगा और फिर जाके वो खत्म कर देगा, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि भाई इसराइल कहता है जो भाई चलो ठीक है, हम यहाँ पे कू कर देंगे, यदि जो यहाँ का जो हेड है अयतुल्ला खamenei है, उसको यदि हम न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हम इसमें पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ है, रशिया कह रहा है जो भाई ऐसे तुम कैसे कर दोगे, तो रशिया भी कहता है जो भाई रशिया को भी दिखाना पड़ेगा ना कैसे कर दोगे। तो ये चीज़ चल रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि आप ये देखोगे कि जो भाई ये वॉर जो है कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इसमें अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, यदि अयतुल्ला खamenei को न्यूट्रलाइज कर देता है इजराइल, तो जो वहाँ पे जो पहलवी रजा शाह पहलवी वो जो है रजा शाह पहलवी, और जो शाह का जो रिजीम है, शाह वाला टाइम, मतलब शाह के जो खानदान है उसको उठा के यहाँ पर बिठा दे, उसको यहाँ पे बिठा दे और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो फिर इजराइल बाहर निकल जाएगा, अमेरिकन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बाहर से फिर वो सपोर्ट करता रहेगा। जैसे कि जस्ट एग्जांपल आप देखो, सीरिया के अंदर बशर अल असद, और सीरिया के अंदर देखे कितने सारे खड़ा हो गए, कितने सारे लॉबी खड़ा हो गए, कितने सारे। ठीक है, बशर अल असद को हटा दिया टाइम आने पर, और जो लॉबी जिसको लगा कि जो भाई अब इसका इंपॉर्टेंस है, तो उसको खड़ा कर दिया। सीरिया के अंदर वही हुआ ना। अभी कौन है, कुछ तो नाम है उसका, जो अल नसरा का था हैंडलर, तो अमेरिकन ने उसके साथ कर लिया, तो भाई अमेरिकन का इंटरेस्ट दिखा तो हटा दिया, बशर अल असद को हटा दिया। रसिया कहाँ कुछ बोला उस टाइम, रसिया कुछ नहीं बोला, क्योंकि रसिया भी खुद फंसा हुआ, जबकि बशर अल असद को कौन सपोर्ट करता था, रशियन सपोर्ट करते थे। समझ गए। दूसरा चीज़ ये है, अमेरिकन या वेस्ट नाटो ये चाहता है जो भाई अरब स्प्रिंग जो है ना, अरब स्प्रिंग जब स्टार्ट हुआ 2013 के टाइम से, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था, जो अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा चल रहा था। तो ईरान एक बहुत बड़ा पिलर है, ऑब्स्टेकल है। यदि ईरान में ये ख़त्म कर देता है तो अरब स्प्रिंग पूरी तरीके से क्या कह सकते हैं उसको आप, लगभग 70-80% अरब स्प्रिंग का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। समझ गए, ये अरब स्प्रिंग से लेड है। क्योंकि वेस्ट और नेटो का क्या कहना है जो भाई वर्ल्ड में हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, और डेमोक्रेसी यहाँ पे लोग अपने अपने राइट्स को पूरा कर सके, और जो भी ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पे जो गवर्नमेंट चल रहा है और रिलीजन को गवर्नमेंट का एक पिलर बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये चीज़ है। आप देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। यदि आप देखोगे तो इजराइल का यदि देखोगे तो डेली मिलिट्री वॉर होता है ना, जब वॉर होता है तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों करोड़ इजराइल का ख़त्म हो रहा है। लेकिन आप देखोगे तो भाई इजराइल को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा है, नेटो है, पूरा 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 यूरोपियन है, पूरा अमेरिकन है, बहुत सारा हथियार, फाइनेंस, सब कुछ सपोर्ट करेगा। समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ मेन है, कि ईरान में अभी दो चीज़ हो सकता है, या तो क्योंकि देखिए डायरेक्ट इजराइल यदि फाइट करेगा तो वो ये लंबा खींचेगा। समझ गए। यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, क्या कर सकता है, या तो हमने को न्यूट्रलाइज करके कोई प्रॉक्सी यहाँ पे खड़ा करे, जैसे शाह है उसको खड़ा करे, और जो सिविल वॉर स्टार्ट होगा फिर ये बाहर निकल जाएगा। ये वेस्ट और इसका
मानना है। दूसरा चीज़ ये चल रहा है कि जो भाई अभी जैसे ईयू को अमेरिकन जो ट्रम्प है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ईयू को बोला कि चलो भाई तुम मीडिएट करो, तो अभी ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके साथ बैठक होगी, यदि उस पर कोई पीस हो जाता है, कोई डील हो जाता है, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा कुछ दिनों के लिए ये चीज़ ये मुद्दा रुक सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है।